पहले सीजन में हमने देखा कि जैक रायन, जो कि एक सीआईए एनालिस्ट है, ने सीरिया के एक न्यूली इमर्ज्ड टेररिस्ट मूसा बिन सुलेमान को आइडेंटिफाई किया। मूसा बिन सुलेमान दुनिया के लिए खतरा था। उसने कई अटैक करवाए, पर जैक रायन ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत के दम पर मूसा बिन सुलेमान और उसके ग्रुप का काम तमाम किया। पूरे मिशन में जैक रायन का मेन एसोसिएट जेम्स ग्रेयर था, जो कि सीआईए में टेरर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेड भी था। पर मिशन सक्सेसफुल एंड होने के बाद जेम्स ग्रेयर का मॉस्को ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद जैक रायन को टेरर फाइनेंस डिपार्टमेंट का न्यू हेड बना दिया गया। इसके बाद सीजन 2 के पहले एपिसोड से आगे की कहानी की शुरुआत होती है। हमें साउथ चाइना सी में एक बोट दिखाई जाती है। इसमें दो मछुआरे बाप बेटे देखते हैं कि दूर एक शिप मौजूद है और एक रॉकेट लॉन्च किया गया है। फिर इसके 24 घंटे बाद मॉस्को का सीन दिखाया जाता है। शाम के समय जेम्स ग्रेयर पहिया पहिया कहीं जा रहा होता है और दो रशियन एजेंट उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो उनसे पीछे छुड़ाने के लिए जेम्स ग्रेयर दो पुलिस वालों से कहता है कि वो जो कपल मेरे पीछे आ रहा है उसमें वो लड़का लड़की को परेशान कर रहा है। तो वो पुलिस वाले जब उन एजेंट्स को डील करने लगते हैं तो इसका फायदा उठाकर जेम्स ग्रेयर यहाँ से निकल जाता है। जेम्स ग्रेयर एक आदमी से मिलता है जो कि जेम्स ग्रेयर का यहाँ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसका नाम मिखेल है। ग्रेयर थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा होता। वो आदमी कहता है कि जेम्स ग्रेयर, तुम्हें फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, काफी फैल रहे हो तुम, थोड़ा चलकर ही हाफ जाते हो। जेम्स ग्रेयर फिर उसे एक बॉक्स देता है। उसमें उस आदमी के बेटे के लिए अमेरिकन वीजा था, न्यू आईडी थी। आदमी बोलता है, मेरी बीवी का वीजा कहाँ पर है? तो जेम्स ग्रेयर कहता है, हमारे काम की इंफॉर्मेशन देते रहो और तुम्हारी बीवी का वीजा भी हम जल्दी ही बनवा देंगे। जेम्स ग्रेयर एक प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर साउथ चाइना सी में रॉकेट वाले शिप की सैटेलाइट इमेज दिखाता है। तो मिखेल बोलता है कि ये तो रॉकेट जैसा कुछ लग रहा है। तो जेम्स ग्रेयर कहता है, तो तुम्हें इसकी जानकारी नहीं है? तुम कहना चाहते हो कि इसमें रशिया का हाथ नहीं है? मिखेल कहता है कि रॉकेट पर कोई भी मार्किंग नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये रशियन का काम है? तो जेम्स ग्रेयर अल्मीटा नाम की शिप की एक इमेज दिखाता है जो कि 1 महीने पहले ली गई थी, जिससे रॉकेट और एक्सप्लोजिव साउथ चाइना सी में पहुंचाई गई। मगर झंडा इस पर साइप्रस देश का है और रशिया पहले भी सीरिया जैसे देशों में आर्म्स शिपमेंट के लिए साइप्रस के जहाजों का यूज कर चुका है। और जिस कंपनी का ये अल्मीटा जहाज है वो रशिया के लिए पहले भी काम कर चुकी है। जेम्स ग्रेयर कहता है, मुझे रॉकेट से ज्यादा उसके अंदर के कंटेंट से डर है, क्योंकि रॉकेट में एक अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट थी जो कि अब अर्थ के ऑर्बिट में वेनेजुएला के ऊपर घूम रही है। मिखेल कहता है कि मैंने यहाँ किसी सैटेलाइट के बारे में नहीं सुना है। तो जेम्स ग्रेयर उससे कहता है कि पता लगाओ और वो मिखेल को अल्मीटा की शिप का वेसल नंबर भी दे देता है। इसके बाद जेम्स ग्रेयर यहाँ से निकल जाता है। उसकी हालत काफी खराब है। वो दोनों एजेंट्स फिर से उसका पीछा करते हैं। लड़का कहता है कि अभी मोटू, तूने तो हद ही पार कर दी, तूने हमें फंसाया। पर जेम्स ग्रेयर को तभी स्ट्रोक आ जाता है। वो बेचारा बेहोश हो जाता है। वो दोनों एजेंट्स घबरा जाते हैं कि इसे क्या हो गया। वो जेम्स ग्रेयर को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं और एक हॉस्पिटल के बाहर पटक के भाग जाते हैं। इसके बाद फिर हमें जैक रायन दिखाया जाता है जो वर्जीनिया में सीआईए के एक ऑडिटोरियम में लेक्चर दे रहा होता है। वो सबसे पूछता है कि हमें सबसे ज्यादा किस देश से खतरा है। कोई रशिया बोलता है, कोई चाइना, तो कोई नॉर्थ कोरिया। रायन पूछता है कि किसी का जवाब वेनेजुएला है क्या? सिर्फ एक वोट था इसके लिए। जैक रायन फिर स्क्रीन पर डाटा दिखाता है कि वेनेजुएला के पास सऊदी और ईरान से भी ज्यादा ऑयल है और साउथ अफ्रीका की सारी खानों से भी ज्यादा गोल्ड है। वेनेजुएला रिसोर्सेज के मामले में इतना रिच है, पर फिर भी लोगों की इतनी हालत वहाँ पे खराब क्यों है? जैक रायन फिर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस रीव्स के बारे में बताता है कि इन्होंने नेशनलिस्ट होने का एजेंडा उठाकर इलेक्शन जीता, पर 6 सालों में ही देश की इकोनॉमी की बैंड बजा दी। पॉवर्टी रेट 400% बढ़ गया है और कमाल की बात ये है कि ये आदमी फिर से इलेक्शन लड़ने जा रहा है और इलेक्शन में इनकी मेन ओपोनेंट ग्लोरिया बोनाल्डे है, जो कि हिस्ट्री प्रोफेसर से एक एक्टिविस्ट बन गई। और ग्लोरिया सोशल प्लेटफॉर्म पर निकोलस रीव्स के खिलाफ लड़ रही हैं और एनालिस्ट रिपोर्ट के बेस पर वेनेजुएला की इकोनॉमी 87% कोलैप्स होने की कगार पे है। ये क्राइसिस नहीं बल्कि एक फेल्ड स्टेट है और ऐसे एग्जाम्पल यमन, इराक और सीरिया भी रह चुके हैं। वेनेजुएला यूएस से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पे है एक मिसाइल अटैक के लिए और रशिया, चाइना जैसे देशों के लिए एक अनस्टेबल गवर्नमेंट सुनहरा मौका होती है। तो गाइस, खतरा हमें वेनेजुएला से ज्यादा है। लेक्चर एंड होने के बाद सेनेटर मोरेनो जैक रायन को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। जैक रायन मोरेनो के घर पहुंचकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि मोरेनो की फैमिली ने जैक रायन के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था। जैक काफी खुश होता है। इसके बाद जैक रायन का एक कलीग उसे एक पार्सल देता है जिसमें सीआईए की रिपोर्ट थी। रायन और मोरेनो कुछ पिक्चर्स को देखते हैं
ये पिक्चर्स अल्मीटा शिप की थी, वही जिसका पता लगाने में मॉस्को में ग्रियर बिजी है। और इन्हें पता चलता है कि 12 घंटे पहले शिप से कुछ कंटेनर्स को वेनेजुएला के घने जंगलों में ले जाया गया है। इसमें क्या है ये पता नहीं, पर जहां उन कंटेनर्स को ले जाया जा रहा है वो एक टाइट मिलिट्री फैसिलिटी है। मोरेनो कहता है कि हमें सेनेटर चैपिन से मिलना चाहिए। इसके बाद दोनों चैपिन से मिलते हैं और रिपोर्ट्स देखकर चैपिन कहता है कि ओह, तो तुम्हें लगता है कि रशिया वेनेजुएला को हथियार बेच रहा है? तो जैक रायन कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। तो चैपिन पूछता है कि रशिया में कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या तुम्हारा इसको कंफर्म करने के लिए? तो रायन कहता है कि सीटीसी ने हमें इन्फॉर्म किया है कि वो रशिया में किसी को फॉलो कर रहे हैं, पर सर हमें वेनेजुएला के साइड से भी पता लगा लेना चाहिए। तो चैपिन कहता है कि मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। रायन कहता है कि हो सकता है कि रशिया वेनेजुएला को केमिकल वेपन बेच रहा हो। तो चैपिन कहता है कि मे बी यू आर राइट, पर कोई ठोस एविडेंस नहीं है, तुम्हारी थ्योरी गलत भी हो सकती है। तो मोरेनो कहता है कि पिछली बार जैक रायन का शक सही था और उसी की वजह से हम मूसा बिन सुलेमान को हंट कर पाए। तो चैपिन कहता है कि उसके लिए देश आपका शुक्रगुजार है मिस्टर रायन, पर हम इस बात को कंफर्म करने के लिए वेनेजुएला से बात करें तो ये हमारे उनसे रिश्ते खराब कर सकता है। तो रायन कहता है कि हमारे पास एविडेंस तो नहीं है, पर मोटिव जरूर है। रेस को रशियन हथियार चाहिए ताकि यूएस सैंक्शंस के खिलाफ वो फाइट बैक कर सके। ये मोटिव हो सकता है और हमारे पास प्रूफ है कि एक रशियन जहाज वेनेजुएला के पोर्ट पर मौजूद है और फोटोग्राफ से ये शो हो रहा है कि वेनेजुएला के जंगल में कोई सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है। हमें ये बात कमेटी के सामने रखनी चाहिए। तो चैपिन कहता है कि यूएस का वेनेजुएला के साथ रिलेशन खराब होने की कगार पे है और अगर तुम्हारी बात पब्लिक के सामने आई तो काफी हंगामा हो जाएगा, हो सकता है मिलिट्री यूज करनी पड़े। जैक रायन कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि उन कंटेनर्स में क्या है। हमारी स्पेशल एक्टिविटी टीम रेडी है वहां जंगल में जाकर पता लगाने के लिए। तो चैपिन कहता है कि बिल्कुल नहीं, हम दुश्मन देश में अपनी ब्लैक ऑप टीम तहकीकात के लिए नहीं भेज सकते। और यहाँ पर बहस बढ़ता देख मोरेनो बीच में इंटरप्ट करता है कि सर हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चैपिन कहता है कि तुम दोनों डिप्लोमेटिक मिशन पर वेनेजुएला जाओ, प्रेसिडेंट रीस से मिलो और पता लगाओ कि उन कंटेनर्स में क्या है। तो रायन कहता है कि हम रीस की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, पर चैपिन बोलता है कि यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। नेक्स्ट सीन में मॉस्को में यूएस एम्बेसी दिखाई जाती है। स्टेशन चीफ ग्रियर से कहता है कि तुम फील्ड वर्क करने के लिए फिट नहीं हो, तुम्हारी हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है और मिशन के बीच में बेहोश हो जाने वाले ऑफिसर रिलायबल नहीं है मेरे लिए। मैं तुम्हें पोस्ट से निकाल तो नहीं सकता, पर तुम्हें डेस्क जॉब पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जेम्स ग्रियर कहता है कि कार्टर, मैं एक सेट लॉन्च को ट्रैक कर रहा हूँ, पर कार्टर कहता है कि इस केस को मैं किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वहीं जैक रायन और मोरेनो वेनेजुएला की राजधानी कैराकस पहुंच जाते हैं। यहाँ की यूएस एम्बेसडर लीजा इन्हें रिसीव करती है और कैप्टन रेमोस से मिलवाती है, जो इन्हें एस्कॉर्ट करता है। इनका काफिला यहाँ से निकल पड़ता है। जैक रायन देखता है कि यहाँ का माहौल काफी खराब है, सब तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के प्रचार हो रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें वेनेजुएला का प्रेसिडेंशियल पैलेस दिखाया जाता है। जनरल ओबारी को एक लेडी रिपोर्ट करती है कि सर पोल रिपोर्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट की ओपोनेंट ग्लोरिया बुनाल्डे काफी लीड कर रही है, उन्हें काफी सपोर्ट मिल रहा है। एक ऑफिसर आके रिपोर्ट करता है कि जनरल ओबारी यूएस सेनेटर पहुंच रहे हैं। जनरल ओबारी फिर जैक रायन, मोरेनो और लीजा को रिसीव करता है और इन्हें प्रेसिडेंट रीस के पास ले जाता है। वहीं मॉस्को में ग्रियर मिखेल से मिलता है। मिखेल बताता है वो सैटेलाइट रशिया का नहीं है, तुम्हारे दी हुई वेसल नंबर को मैंने ट्रैक किया तो मुझे पता चला कि वो अल्मीटा शिप वेनेजुएला की राजधानी कैराकस के एक पोर्ट पर मौजूद है। इसके बाद ग्रियर वेनेजुएला फोन करके पूछता है कि साइप्रस से आया हुआ कोई जहाज क्या वहाँ कैराकस पोर्ट पर है? अल्मीटा नाम है उसका। तो दूसरी तरफ से लेडी बताती है कि हाँ, अल्मीटा यहीं पर है और इसके बारे में जैक रायन नाम के शख्स ने भी पूछा था। और जैक रायन का नाम सुनते ही जेम्स ग्रियर अलर्ट हो जाता है। वो सीधा कार्टर से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तुरंत वेनेजुएला ट्रांसफर कर दो, और इसके लिए कार्टर मान जाता है। वहीं कैराकस में रायन प्रेसिडेंट रीस को वो फोटो दिखाकर कहता है कि यहाँ साइप्रस का जहाज आया हुआ है और उसमें से कंटेनर्स को जंगलों में ले जाया गया और उन कंटेनर्स को वेनेजुएला के सोल्जर्स सेफ गार्ड कर रहे हैं। आप जंगलों में क्या ले जा रहे हैं? जनरल ओबारी कहता है कि सैटेलाइट इमेज से बता पाना मुश्किल है कि वो सोल्जर्स यूनिफॉर्म में कौन लोग हैं। तो मोरेनो बोलता है कि अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो सोल्जर्स आपके नहीं है? अगर आप चोरी छुपे रशिया से हथियार मंगा रहे हैं तो इसके अंजाम बुरे होंगे। तो रीस बोलता है कि यूएस पहले अपने ही मसले सुलझा ले, यूएस फिलहाल हमसे उलझने की कंडीशन में नहीं है। और यहीं पर यह मीटिंग एंड हो जाती है। इसके बाद हम यहीं कैराकस में एक स्मार्ट बंदे को देखते हैं। इसका नाम मैक्स शेंकल है और ये एक यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये एक लेडी से मिलता है
जो कि किसी के ऑर्डर पर शेंकल को किसी के असैसिनेशन का कॉन्ट्रैक्ट देती है। वहीं जब मोरेनो और रायन एक बार में थे तो रायन की नजर एक मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल लेडी पे पड़ती है। इसका नाम लीना है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देते हैं। फिर हमें जनरल उबारी का रेसिडेंस दिखाया जाता है। उबारी की बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ रीस के भाषण को टीवी पर देखकर क्रिटिसाइज कर रही थी और ग्लोरिया बोनाल्डे को सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पर उबारी आकर अपनी बेटी को डांटता है और उसके फ्रेंड्स को जाने को बोलता है। उबारी की बेटी बोलती है कि आपको मेरे फ्रेंड्स के साथ ऐसे रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। रात को उबारी काफी टेंशन में था तो उसकी वाइफ पूछती है कि क्या हो गया, तो उबारी बोलता है कि रीस अंधा हो गया है। ग्लोरिया पोल एग्जिट में काफी आगे है। आज तो रीस ने अमेरिकन डिप्लोमेट से भी मिसबिहेव किया। तो उबारी की वाइफ उसे यह कहकर चने के झाड़ पे चढ़ा देती है कि उबारी तुम्हें बनना चाहिए वेनेजुला का प्रेसिडेंट। वहीं जेम्स ग्रियर वेनेजुला पहुंच चुका है। वो जैक रायन से मिलता है और फिर मोरेनो, रायन और ग्रियर डिनर पर जाते हैं। ग्रियर मोरेनो को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है रायन के साथ काम करने का। वहीं मोरेनो कहता है कि मैं अफगानिस्तान में रायन का कमांडिंग ऑफिसर था। रायन बोलता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद मोरेनो ने ही मुझे बचाया, ये मुझसे रोज मिलने आते थे। रायन फिर ग्रियर से पूछता है आप यहाँ कराकस में क्यों आए हैं? तो ग्रियर कहता है कि मैं एक अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट को ट्रैक कर रहा था तो अल्मीटा शिप के बारे में पता चला जो फिलहाल कराकस में मौजूद है, सिर्फ यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे। ग्रियर रायन से भी यही सवाल पूछता है तो रायन बता देता है जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन थी। फिर ये लोग अपने होटल रूम लौट आते हैं। रायन फिर लीना से मिलता है, दोनों बातें करते हैं और लीना रायन के होटल रूम तक पहुंच जाती है। इसके बाद फिर कराकस में हमें एक क्लिनिक के बाहर कैप्टन रेमोस दिखाया जाता है जो कि वेनेजुएलन पुलिस में एक ऑफिसर है। मैक्स शेंकल उससे मिलता है और सिगरेट लाइटर के बहाने बातचीत करता है। शेंकल कहता है कि पुलिस की सैलरी में लाइफ काटना काफी मुश्किल होता होगा, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वहीं लीना चुपके से एक बग रायन के रूम में लगाकर निकल लेती है। रायन वगैरह जब सुबह होटल से निकलते हैं तो कुछ ही देरी बाद कैप्टन रेमोस जो इन्हें एक्सपोर्ट कर रहा था वो इन्हें गलत रूट पे ले जाता है और फिर कुछ गाड़ियां रायन वगैरह के काफिले का रास्ता ब्लॉक कर देती है और फिर एक गाड़ी में से एक आदमी रायन वगैरह की गाड़ियों पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। गाड़ियों के नीचे बॉम्ब फिट थे तो गाड़ियां धमाके में उड़ने लगती हैं। सब लोग घायल हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। ऊपर से शेंकल भी स्नाइपर गन से एक एक करके रायन की टीम वालों को मार रहा था, पर रेमोस अपने साथी के प्रोटेस्ट करने के बावजूद यहाँ से निकल जाता है। रायन लीजा को गाड़ी से सेफली निकाल लाता है और जैसे ही मोरेनो बाहर आते हैं शेंकल उसे मार देता है और ये देखकर रायन काफी दुखी होता है और अब वेनेजुएला की पुलिस भी यहाँ पे पहुंच जाती है तो शेंकल वगैरह यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं जब रेमोस अपने घर वापस आता है तो वो देखता है कि कोई उसकी फैमिली को मार गया है, पर वो हत्यारा अभी भी यहीं पे मौजूद है। उसके और रेमोस के बीच में जमकर फाइट स्टार्ट हो जाती है। रेमोस बेचारा खूब पिटता है पर रेमोस का डॉगी उस हत्यारे को काटकर इंजर्ड कर देता है और रेमोस इसका फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रायन मोरेनो की वाइफ को मोरेनो की डेथ का बताने के लिए कॉल करता है पर बेचारा नहीं बता पाता, कैसे करे हिम्मत बताने की। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।